Good afternoon, student. मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रजनी रैकवार फ्रॉम मेकासुता कॉलेज डिंडोरी। मैंने पिछले पार्ट में पिछले वीडियो में आपको इंटेग्यूमेंट इनवर्टिब्रेट्स के बारे में बताया था, जो कि बीएससी बीएड फर्स्ट सेम सेकंड सेम का थर्ड यूनिट का इम्पोर्टेंट चैप्टर था। आज मैं आपको उसके डेरिवेटिव्स की जानकारी दूंगी। ठीक है, पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि प्रोटेक्शन इंटेग्यूमेंट इनवर्टिब्रेट्स, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, फंक्शन ऑफ इंटेग्यूमेंट बताया था, और जनरल स्ट्रक्चर जिसमें मैंने बताया था कि एपिडर्मिस और डर्मिस दो भागों से त्वचा की संरचना दो भागों से मिलकर बनती होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस से। एपिडर्मिस में भी दो लेयर बताई थी कि स्ट्रेटम कॉर्नियम और स्ट्रेटम जर्मिनेटम, जिनसे मिलकर एपिडर्मिस की लेयर का मतलब लेयर का निर्माण होता है, और डर्मिस। आज मैं आपको इनके डेरिवेटिव्स या व्युत्पाद की जानकारी दूंगी। डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेग्यूमेंट। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेग्यूमेंट मतलब कि त्वचा के जो व्युत्पाद होते हैं वो दो व्युत्पाद होते हैं। जो एपिडर्मिस से बनने वाले व्युत्पाद जो होते हैं वो एपिडर्मल डेरिवेटिव्स कहलाते हैं, और डर्मिस से बनने वाले डर्मल डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। एपिडर्मल डेरिवेटिव्स जिसमें बहुत सारी ग्लैंड्स भी आती हैं, स्क्यूट्स, चोंच, सींग, पंजे, नाखून, खुर, पंख, बाल, ये सब मिलकर एंडोस्केलेटन या एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल का भी निर्माण करता है। ये सब एपिडर्मिस की रूपांतरित संरचनाएं होती हैं। एपिडर्मिस का रूपांतरण जब होता है तो उससे ये सारी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, चोंच, सींग, पंजे, नाखून, खुर, बाल, पंख। ठीक है, इसी प्रकार डर्मिस डर्मिस जो लेयर होती है उसका जब उसके स्ट्रक्चर से जो उससे जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो डर्मल स्केल्स, प्लेट्स, फिन रेज और एंटलर्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसके एपिडर्मल ग्लैंड की तरफ चलते हैं। एपिडर्मल ग्लैंड्स, एपिडर्मल ग्लैंड्स में सबसे पहले आती है म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड जिससे म्यूसिन नामक पदार्थ का सीक्रेशन होता है। ये म्यूसिन नामक पदार्थ जब वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है, मतलब पानी के संपर्क में आता है, तो ये म्यूकस नामक चिपचिपा गाढ़ा द्रव बनाता है। ठीक है, और ये गाढ़ा द्रव जो होता है ये त्वचा को चिकना और नम तो बनाकर रखता ही है, उसके साथ साथ ये बाहर के बैक्टीरिया, फंगस आदि से भी शरीर की रक्षा करता है। अब पॉइजन ग्लैंड जो आती हैं, पॉइजन ग्लैंड में मतलब हमारी त्वचा की एपिडर्मिस में बहुत सारी विष ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये ज़्यादातर मछली और एम्फीबियंस में ज़्यादातर पाई जाती हैं। ठीक है, ये म्यूकस ग्लैंड की अपेक्षा संख्या में कम होती हैं और बड़ी होती हैं। जैसे टोड जो होते हैं, टोड के बॉडी के पीछे या सिर के पीछे बहुत सारी पैरोटिड ग्लैंड्स पाई जाती हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स भी विष ग्रंथि काम करती, उसी का समूह होता है। विष ग्रंथियों का स्राव जो होता है वो पीड़ादायक, उत्तेजक और शत्रुओं के लिए बहुत खतरनाक होता है। मतलब अपने बचाव में ये पैरोटिड ग्लैंड का यूज करते हैं। उसके बाद ल्यूमिनेसेंट ग्लैंड पे आ जाते हैं। ल्यूमिनेसेंट ग्लैंड जो होती हैं, ल्यूमिनेसेंट ग्लैंड में एक प्रकार का प्रकाश प्रस्फुटित होता है। ठीक है, और जो ग्लैंड इस प्रकाश को मतलब प्रकाश को सीक्रेट करती, इन ग्रंथियों को या इन ग्लैंड्स को फोटोफोरस ग्लैंड कहते हैं। इस प्रकाश के द्वारा ये मछलियां अपने शरीर को अपनी ओर आकर्षित, मतलब किसी भी जंतु को ये फोटोफोरस से लाइट डाल के अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अब आते हैं हम फीमोरल ग्लैंड्स पे। फीमोरल ग्लैंड्स जो होती हैं ये मैन लिजर्ड्स जैसे कि यूरोमेस्टिस वगैरह की में पाई जाती हैं। पहले भी मैंने यूरोमेस्टिस की जानकारी दी है कि फीमोरल ग्लैंड्स जो पाई जाती हैं ये रिप्रोडक्टिव पीरियड में एक प्रकार का गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती हैं, जो कि आगे चलकर स्पाइंस के रूप में कड़ा हो जाता है। नेक्स्टली आते हैं हम यूरोपाइजल ग्लैंड पे। ये ज़्यादातर बर्ड्स में पाई जाती हैं। बर्ड्स जितने होते हैं, पक्षी होते हैं, पक्षियों की त्वची ग्रंथियां कहलाती हैं ये यूरोपाइजल ग्लैंड, यूरोपाइजम मतलब पीछे जो पूंछ स्थित होती है, पूंछ के पास ये ग्लैंड्स स्थित होती हैं, जो कि इनमें से एक प्रकार के तेल का स्राव होता है। ठीक है, एक प्रकार का ऑयल निकलता है जो चोंच को मुलायम, लुब्रिकेंट मतलब चिकना और मुलायम करने का कार्य करता है। इसके अलावा ये अपोजिट मतलब विपरीत लिंग को आकर्षित करने का भी काम करती है। यूरोपाइजल ग्लैंड का काम होता है ऑयल का सिक्रेशन करना, जो चोंच और बीक्स और मतलब मेटल को फेदर्स को चिकना बना के रखता है। उसके बाद आती हैं स्वेट ग्लैंड जो होती हैं ये स्यूडोपोरस ग्रंथियां होती हैं। ये ज़्यादातर मैमल्स में पाई जाती हैं, कुंडलित और टिब्यूल्स होती हैं। ठीक है, इन ग्रंथियों द्वारा स्रावित जो सीक्रेशन होता है स्वेट का या पसीने का, वो पानी के साथ बहुत कम मात्रा में यूरिया और लवणों का उत्सर्जन करता है। अब आते हैं हम सेबेसियस ग्लैंड पे। सेबेसियस ग्लैंड होती है ये त्वचा में पाई जाने वाली शाखित मतलब ब्रांच और अल्वोलियर ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है,
और इनसे भी एक प्रकार का ऑयली जो ऑयली फ्लूइड सीक्रेट होता है जिसे सीबम कहा जाता है, जो त्वचा और बालों को मुलायम और चिकना बनाने का कार्य करता है। सीबम नामक पदार्थ का सीक्रेशन होता है जो त्वचा को मुलायम बनाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं सेंट ग्लैंड पर। सेंट ग्लैंड एपिडर्मिस में बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, सबके अलग अलग कार्य होते हैं। अब सेंट ग्लैंड को देखते हैं। सेंट ग्लैंड, ये ग्रंथियां जो होती हैं वो कैसे, इसमें से एक प्रकार का सेंटेड जो पदार्थ है वो सीक्रेट होता है। गंधयुक्त पदार्थ का स्राव होता है जो शत्रुओं को भगाने और अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अलग अलग प्राणियों में सेंट ग्लैंड अलग अलग पाई जाती है, जैसे कि बकरी, गेंडा, घोड़ा आदि, इन सब में किस में पाई जाती है सेंट ग्लैंड? खुर में पाई जाती है। ठीक है, हिरण में कहाँ पाई जाती है? सिर में, आँख के समीप, और कस्तूरी मृग में उसकी नाभि में पाई जाती है सेंट ग्लैंड। ठीक है, और कंगारू तथा चूहों में पीठ पर, और मांसाहारी रोडेंट्स जो होते हैं उनके एनस के चारों तरफ स्थित होती है। इस प्रकार से सेंट ग्लैंड से एक प्रकार के मतलब सेंट ग्लैंड से एक प्रकार के परफ्यूम्ड जो सेंट का सीक्रेशन होता है जो कि इनके बॉडी के अलग अलग पार्ट से सीक्रेट होता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं मेमोरी ग्लैंड पे। मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो मैमल्स का मैन कैरेक्टर होता है। मैमल्स का मैन कैरेक्टर होती है मेमोरी ग्लैंड्स। ये फीमेल मैमल्स जो होती हैं उनमें पूरी मतलब फीमेल ग्लैंड में ये अच्छी तरह से पूरी तरह से विकसित पाई जाती हैं, और जब बर्थ टाइम में जब शिशु का जन्म होता है तब ये मिल्क का सीक्रेशन करती है, जिससे जो चाइल्ड होता है उसको फीडिंग फीडिंग में सहायता मिलती है। ये कंपाउंड और टिब्यूलर ग्लैंड्स होती हैं, और ये चाइल्ड के मतलब फीडिंग में हेल्प करती हैं मेमोरी ग्लैंड। तो ये सारी ग्लैंड्स जो होती हैं वो एपिडर्मिस में पाए जाने के कारण इन्हें एपिडर्मल ग्लैंड्स कहा जाता है। एक बार फिर से बता देती हूँ, म्यूकस ग्लैंड जिससे म्यूसिन का सीक्रेशन होता है, पॉइजन ग्लैंड जिनसे पेरोटिड ग्लैंड का सीक्रेशन होता है, ल्यूमिनिसेंट ग्लैंड जिनसे फोटोफोरस जो फोटोफोरस होती है, फीमोरल ग्लैंड, और यूरोपाइजल ग्लैंड जो यूरोपाइजम में पाई जाती है, एक प्रकार के ऑयल का सीक्रेशन होता है, स्वेट ग्लैंड से स्वेट का सीक्रेशन होता है। सभी सिबेसियस ग्लैंड जो होती है सीबम का सीक्रेशन करती है, सेंट ग्लैंड सेंट का सीक्रेशन करती है, और मेमोरी ग्लैंड जो होती हैं वो इनसे ये मिल्क का सीक्रेशन करती हैं जो फीडिंग टाइम में चाइल्ड्स को फीडिंग के लिए बहुत उपयोगी होता है। अब हम आते हैं एपिडर्मल स्केल्स पर। एपिडर्मल स्केल्स मतलब एपिडर्मिस की त्वचा से बनने वाले जो स्केल्स होते हैं उसे हम डायग्राम से समझेंगे। हम डायग्राम पे आ जाते हैं। तो ये देखिए एपिडर्मल स्केल्स अलग अलग जीवों में जैसे टीलियोस्ट, एपोडा, स्नेक, लिजर्ड, क्रेटन लिजर्ड और क्रोकोडिलियन टर्टल्स, इनमें अलग अलग प्रकार के स्केल्स पाए जाते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस की कोशिकाओं में पहले भी मैंने बताया था कि एपिडर्मिस का जो निर्माण होता है स्क्लेरोप्रोटीन के द्वारा होता है जो मृत केराटिनाइज्ड होती हैं, और ये सभी हॉर्नी स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। ठीक है, ये त्वचा पर की विभिन्न सतह पर विभिन्न अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं उनमें स्केल्स, चोंच, सींग, पंजे, नाखून, खुर, पंख, बाल आदि को एक्सोस्केलेटन का निर्माण करती हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स में देखते हैं। रेप्टाइल्स की त्वचा पर हार्नी एपिडर्मल स्केल का आवरण पाया जाता है। ठीक है, और जो शरीर की सतह से पानी की हानि नहीं होने देती। छिपकलियों में स्केल्स, छिपकली मतलब लिजर्ड, जिनमें स्केल्स कैसे होते हैं, ये हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स का ऊपर से एपिडर्मिस की लेयर होती है, एपिडर्मिस की लेयर के ऊपर हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो शरीर की पानी की हानि को नहीं होने देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा छिपकलियों में ये स्केल्स पतले और एक दूसरे पर चढ़े हुए मतलब ओवरलैप होते हैं, एक के ऊपर एक चढ़े हुए होते हैं, और सिर पर ये बड़े होते हैं जिन्हें सीड्स कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार क्रोकोडाइल्स और कछुए जो होते हैं, जो देखिए क्रोकोडाइल एंड टर्टल्स जो होते हैं, और इनकी त्वचा पर बड़े मोटे और चौकोर स्क्यूट्स पाए जाते हैं। इनकी जो हानि एपिडर्मल स्केल होते हैं वो बोनी एपिडर्मल प्लेट्स के रूप में पाए जाते हैं, एक दूसरे पर चढ़े नहीं होते, एक दूसरे के समांतर होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये नीचे से डर्मल बोन्स द्वारा अवलंबित होती हैं। ये देखिए बोनी डर्मल प्लेट्स, हॉर्नी एपिडर्मल प्लेट्स और डर्मल बोन्स द्वारा एपिथेलियम के ऊपर बोनी डर्मल प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे से संबंधित होती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी नहीं होती।
होती है। क्रोकोडाइल्स के स्केल्स में अंतराल में कुछ टुकड़ों के रूप में उतरते हैं। रेप्टाइल्स में स्ट्रेटम कॉर्नियम के कई अन्य रूपांतरण पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्केल्स का स्ट्रक्चर जो होता है और या एपिथेलियम का स्ट्रक्चर अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। जैसे टीलियोस्ट में बॉनी एपिडर्मल स्केल्स जो एपिथेलियम के जस्ट नीचे पाए जाते हैं डर्मिस सेक्शन में। उसके बाद ऑस्टियोडर्म अपोडा में, लिजर्ड और स्नेक्स में जो बॉनी एपिडर्मल स्केल्स होते हैं एपिथेलियम के ऊपर, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए ओवरलैप करते हुए पाए जाते हैं लिजर्ड्स में। ठीक है, इसके अलावा क्रोकोडाइल और टर्टल्स में बॉनी डर्मल स्केल्स जो डर्मिस पर धसे हुए और एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसी प्रकार से बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स में बॉनी एपिडर्मल स्केल्स जो होते हैं, बर्ड्स के पैरों के निचले भागों में चोंच के आधार पर मोटे मोटे एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। ठीक है, सीट ऑफ बीफ या रैम्फोथीका भी स्ट्रेटम कॉर्नियम का रूपांतरण किए हुए रहता है। ठीक है, इस प्रकार से बॉनी एपिडर्मल स्केल्स अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है टीलियोस्ट के बोनीडर्मल स्केल्स जो होते हैं प्लेट्स के रूप में होते हैं। ऑस्ट्रियोडर्म अपोडा में स्केल्स लिजर्ड के बोनीडर्मल स्केल्स जो होते हैं एपिथेलियम पर एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। फिर से मैं बता दे रही हूँ। और इस प्रकार से क्रोकोडाइल और टर्टल्स में एक दूसरे के समांतर या संबंधित होते हैं। ठीक है, नेक्स्टली हम आते हैं डर्मल स्केल्स या स्क्यूट्स पर। त्वचा की डर्मिस पर, जैसे कि डर्मल स्केल्स जो होते हैं, जैसे कि मैं पहले भी इसमें बताया हुआ है कि डर्मल डेरिवेटिव्स में कि डर्मल स्केल्स डर्मिस के द्वारा डर्मल स्केल्स प्लेट्स फिनरेज और एंटलर्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो डर्मल स्केल स्पेशली फिशेस में डर्मल स्केल्स का विकास त्वचा की डर्मिस से होता है। और डर्मिस किससे बनती है? एम्ब्रियो की मीजोडर्म से विकसित होती है। मछलियों की त्वचा का बाहरी स्तर एपिडर्मिस इस प्रकार से जर्जर होता है। इसके नीचे से डर्मल स्केल्स बाहरी दिखाई देने लगते हैं। इसमें कई प्रकार के स्केल्स स्पेशली 5 प्रकार के स्केल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कॉस्मॉइड स्केल्स, प्लेकॉइड स्केल्स, गैनॉइड स्केल्स। ये देखिए, फिश डर्मल स्केल्स में कॉस्मॉइड स्केल्स, प्लेकॉइड स्केल्स, गैनॉइड स्केल्स, साइक्लॉइड स्केल्स और टीनॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो सब कॉस्मॉइड स्केल्स जो होते हैं ऐसी मछलियों में पाए जाते थे जो कि अब तक विलुप्त हो चुकी हैं, जैसे कि लोब फ्रेंड क्रिसोप्टेराई जो मछलियाँ थीं जो विलुप्त हो चुकी हैं, इनमें ये पाए जाते हैं। प्लेकॉइड स्केल्स जो हैं, प्लेकॉइड स्केल्स प्रकार के स्केल्स लेस्मोब्रैंक फिशेज में पाए जाते हैं, जैसे कि स्कॉलियोडॉन में प्लेकॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। गैनॉइड स्केल्स ये स्कर्ट्स गैनॉइड मछलियों में पाए जाते हैं। साइक्लॉइड स्केल्स जो होते हैं ये टीलियोस्ट फिशेज में पाए जाते हैं। साइक्लॉइड और टीनॉइड दोनों प्रकार के स्केल्स जो होते हैं ये टीलियोस्ट फिशेज में पाए जाते हैं। ठीक है, टेट्रापोड्स में भी डर्मल स्केल्स या स्क्यूट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और डर्मल स्केल या स्क्यूट्स जो होते हैं अतिरिक्त पूर्वजों की भांति थोड़ा सा अस्थिडर्मल ढाल भी पाया जाता है इसमें। कुछ लिजर्ड या छिपकलियों में छोटे डर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं हम डर्मल फिनरेज की तरफ। तो डर्मल फिनरेज में मछलियों के पंख लंबी एवं लोचदार फिन रेज द्वारा अवलंबित होती हैं। मछलियों के जो फिन्स होते हैं, ठीक है, पंख जो होते हैं वो लंबी लोचदार फिन्स द्वारा, मतलब इनकी जो फिनरेज होती हैं वो कैसी होती हैं? फ्लेक्सिबिलिटी वाली होती हैं। ये फिनरेज की त्वचा इनकी डर्मिस में धसी हुई रहती है। कॉन्डिक्थी स्पीसीज जो होती हैं इनमें हार्नी एवं बालों के सामान्य फाइबर्स युक्त कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। ठीक है, टीलियोस्ट या बोनी फिशेज में ये शाखित होती हैं और सेगमेंटेड भी होती हैं। इस प्रकार से आगे हम चलते हैं डिजिटल कॉर्निफिकेंस पर। डिजिटल कॉर्निफिकेंस जैसे कि इनमें क्या आते हैं, जैसे कि पंजे, पहले भी बता चुकी हूँ कि पंजे, नाखून, खुर, इनका डेवलपमेंट जो होता है वो एक ही प्रकार से होता है। स्ट्रेटम कॉर्नियम की रूपांतरित रचना एपिडर्मिस जिससे बनती, स्ट्रेटम कॉर्नियम और जर्मिनेटम से बनती थी, तो स्ट्रेटम कॉर्नियम द्वारा जो रूपांतरित रचनाएं हैं, ठीक है, पंजे, नाखून, खुर, इनका डेवलपमेंट एक ही प्रकार से होता है। अब इसमें हम तीनों टाइप्स बताएंगे आपको। क्लोज मीन्स पंजे, नेल्स नाखून और हूफ्स मीन्स इनके खुर। सबसे पहले क्लोज जो होते हैं ये रेप्टाइल्स या पक्षी स्तनधारी। स्ट्रक्चर ऑफ क्लॉज, स्ट्रक्चर ऑफ नेल्स, स्ट्रक्चर ऑफ हूफ्स। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ
क्लॉज, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नेल्स एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हूप। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लॉज, सबसे पहले नाखून पंजे देखते हैं। पंजे या क्लॉज ये रेप्टाइल्स या पक्षी, स्पेशली एवीज और मैमल्स जो होते हैं उनकी फिंगर्स के सिरे पर पाए जाते हैं, ठीक है। और इनकी रचना एक ही प्रकार की होती है। प्रत्येक अंगुली का पंजा एक कठोर नुकीली सक्रिय मुड़ी हुई, ये मुड़ी हुई जो रचना होती है, ठीक है, हार्नी डॉर्सल प्लेट का बना होता है, जिसे अंगविंस कहते हैं। ये ऊपर का भाग जो ज़्यादा सख्त होता है वो अंगविंस कहलाता है, और जो नीचे का कम सख्त भाग होता है या कम थोड़ा सा इसके अपेक्षा थोड़ा सा मुलायम भाग होता है वो सब अंगविंस कहलाता है, ठीक है। ये दोनों भाग प्रत्येक उंगली के अंतिम शंक्वाकार फैलेंजेस से जुड़े होते हैं। ये यहाँ पर अंतिम शंक्वाकार जो फैलेंजेस होता है, फैलेंजेस से जुड़े होते हैं तथा प्रत्येक अंगुली के सिरे को ढके रहते हैं। ये अंगुली है, फिंगर के सिरे को ये ढके रहते हैं। नाखून जो होता है मुड़ी, हार्नी और कठोर रचना होती है। इसका ज़्यादा कठोर भाग अंगविंस और कम कठोर भाग सब अंगविंस कहलाता है, और सब अंगविंस जो होते हैं पीछे की ओर फैलेंजेस से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये क्लोज का स्ट्रक्चर था। अब आते हैं हम नेल्स की तरफ। तो नेल्स मैमल्स स्पेशली प्राइमेट्स के पंजे जो होते हैं वो नेल्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। नेल्स की प्रेजेंटेशन सभी प्राइमेट्स का स्पेशल कैरेक्टर होता है। मतलब प्राइमेट्स को अगर पहचानना हो तो हम इन नेल्स के द्वारा पहचान सकते हैं। इनका स्पेशल कैरेक्टर होता है। प्रत्येक नेल्स की डॉर्सल प्लेट अंगविंस, ये अंगविंस पार्ट जो है ये अंगविंस, ये चौड़ी तथा चपटी प्लेट होती है, ठीक है। जबकि इसकी वेंट्रल प्लेट या सब अंगविंस जो होता है, सब अंगविंस भाग जो होता है वो कम विकसित होता है। अंगुली के सिरे पर अत्यधिक वैक्यूलर गद्दी के रूप में पाई जाती है, जिसके ऊपर त्वचा की एपिडर्मल नाखून या नेल के लिए नेल ग्रूव का निर्माण करती है। यहाँ पर नेल प्लेट, जो फ्लैट नेल प्लेट जो होती है वह अंगविंस कहलाती है। इसके नीचे का भाग सब अंगविंस कहलाता है, और ये बीच का भाग जो होता है जहाँ पर नाखून धसा हुआ होता है एपिडर्मिस या नाखून नेल के लिए नेल ग्रूव कहलाता है, जिसमें नाखून की जड़ या नेल रूट स्थित होती है। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब हम आ जाते हैं हूप्स या खुर की तरफ। हूप्स या खुर केवल खुर वाले स्तन कोशियों या अंगुलेट्स में नहीं ही पाए जाते हैं। इनके अंगविंस ना तो नुकीले होते हैं और ना ही चपटे। ये ब्लंट अंगविंस और हूप ऑफ टिप ऑफ डिजिट, मतलब इसमें केवल अंगविंस पार्ट पाया जाता है, ठीक है। सब अंगविंस भी यू आकार के होते हैं। सब अंगविंस पार्ट जो होता है यू आकार का होता है, जब तक मोटा होकर जमीन पर टिकता है। इसमें घोड़े की नाल ठोकी जा सकती है। सब अंगविंस के मध्य में एक प्रकार का कोमल हॉर्नी पदार्थ भरा होता है, जिसे क्यूनियस कहा जाता है। ये देखिए अंगविंस, ये सब अंगविंस और सब अंगविंस और अंगविंस के मध्य में जो जो स्थान प्लेस होता है उसमें हॉर्नी पदार्थ भरा होता है, जिसे क्या कहा जाता है, क्यूनियस कहा जाता है। डिजिस के सिरे पर एक गद्दी का निर्माण करता है। इसके नीचे की तरफ क्या नाल ठोकी जा सकती है, ठीक है, जिसके अंदर ब्लंट फैलेंजेस स्थित होती हैं। ब्लंट फैलेंजेस, ये खोखला भाग जो होता है ब्लंट फैलेंजेस होते हैं, जिसमें क्यूनियस होता है, ठीक है, गद्दीदार भाग होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्लॉज, नेल्स और हुप्स के बारे में बताया, जो कि डिजिटल कॉर्निफिकेशंस के पार्ट थे, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेग्यूमेंट में फिर से आपको बता देती हूँ कि मैंने एपिडर्मल डेरिवेटिव्स और डर्मल डेरिवेटिव्स के बारे में बताया। एपिडर्मल डेरिवेटिव्स में इंस्टीट्यूट चोंच, सींग, पंजे, नाखून, खुर, बाल, पंख के बारे में, उसके एपिडर्मल ग्लैंड्स की जानकारी दी, एपिडर्मल स्केल्स की जानकारी दी डायग्राम के द्वारा। एपिडर्मल स्केल्स मैंने डायग्राम के द्वारा इसकी जानकारी दी। उसके बाद डर्मल स्केल्स में स्केल्स के प्रकार बताए, किटिलियस में किस प्रकार की स्केल्स पाए जाती हैं, प्लेकॉइड में किस प्रकार की स्केल्स पाए जाती हैं, और उसके बाद मैंने डिजिटल कॉर्निफिकेशन में क्लॉज, नेल्स और हुप्स की जानकारी दी। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको डेरिवेटिव्स के बाद लेकर चलूँगी, आपको फेदर्स के स्ट्रक्चर की जानकारी दूंगी, हॉर्न्स के स्ट्रक्चर की जानकारी दूंगी, और हेयर्स के स्ट्रक्चर की जानकारी दूंगी। इसके बाद में कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स की भी जानकारी दूंगी। इन सब की कंपैरेटिव स्टडी मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगी। अभी आप सबसे पहले डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी कीजिए और इसके मेन पॉइंट नोट कीजिए, इसकी स्टडी कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ हमारी फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।